यूके SSC पेपर लीक और भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पौड़ी में प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज के छात्र छात्राएं भी इसमें शामिल रही। इनका कहना है कि एक तरफ पढ़े लिखे युवा मेहनत करके नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं बैकडोर से भर्तियां की जा रही है, जो कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और ऐसे में इन धांधलियों की CBI से जांच करवाने की मांग उठ रही है। उधर कर्णप्रयाग में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भर्तियों में हो रही गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं सफेदपोशों को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 35 से 36 लोग अभी गिरफ्तारी हुआ है, लेकिन इसमें जो नेता जिनकी सह पे यह काम किया जा रहा था, उनको अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, ना ही मुख्यमंत्री इस पर कोई स्पष्टीकरण दे रहे हैं। प्रदेश के पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे अरविंद पांडे जी, उन्होंने बिहार से अपने नाते रिश्तेदारों को बुला के साँठ गांठ करके सेटिंग के द्वारा उनको उत्तराखंड में रोजगार देने का काम किया है। कहीं ना कहीं यह उत्तराखंड के युवाओं के साथ एक ठगी है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भर्तियों को लेकर एक और बयान दिया है, जिसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि छोटे राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर दिन मंत्रियों पर आरोप लगते हैं और लगाए जाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जनादेश हमारे पक्ष में आता है। महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा को घमंड हो गया है। छोटे राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रत्येक दिन मंत्रियों पर आरोप लगते हैं, लगाए जाते हैं, लेकिन जनादेश हमारे पक्ष में आता है। हमारे पक्ष में, क्योंकि जनता को विश्वास है, जनता को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास है, हमारे मंत्रियों में विश्वास है, वो हमारे पक्ष में। ये ठीक है कि जब ऐसे विषय आते हैं तो हम स्वयं अपने मंत्री से वार्ता करते हैं कि विषय की सच्चाई क्या है। इस संदर्भ वार्ता हो रही है, चाहे राष्ट्रपति से हो रही हो, चाहे मुझसे हो रही हो, सारे विषय चर्चा का होता है। तो गलत तो हम ना बर्दाश्त करते हैं और ना गलत होने देते। लोगों को लगता है कि राज्य को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन हो इसके उल्टा रहा है। प्रदेश के अंदर जो है भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास खोजने पर भी नहीं दिख रहा है, और बेरोजगार नौजवानों के साथ क्या हो रहा है ये पूरा प्रदेश आज जान रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो घमंड है, जो जन विरोधी जो इनकी भावना है, जो इनकी मानसिकता है, आज उसकी पोल पट्टी खुल चुकी। और इधर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को अचानक दिल्ली बुलाया गया। इस दौरान उनकी जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई। सियासी गलियारों में चर्चा है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर अपना पक्ष भी रखा। इस बारे में जब प्रेमचंद अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनका निजी दौरा था, निजी कार्य से। लेकिन आज कल मेरा कहीं भी जाना बहुत चर्चा में रहता है, तो इसलिए मैं अपने निजी कार्य से गया था, कल गया था और आज मैं वापस आ गया। जांच सामने है, जांच का परिणाम जब आएगा सारी चीज़ें सामने आएगी। तलब हमारी पार्टी किसी को नहीं करती है, बातचीत सब प्रमुख लोगों से होती है। माननीय त्रिवेंद्र जी राष्ट्रपति से मिलने गए थे, प्रेम जी से भी बातचीत हुई है। ठीक है, जब कोई विषय समाज में चलता है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर अपना पक्ष रखना हर कार्यकर्ता का अधिकार है, और इसी संबंध में लोग मिले हैं। ऐसा कोई विषय दूसरों पर लेना उचित नहीं। तो देखिए, बारिश कम होने के साथ ही अब गंगोत्री धाम में फिर से तीर्थ यात्रियों की चहल पहल बढ़ने लगी है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 5 लाख तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं, और उधर यमुनोत्री धाम में 3,91,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। माना यह जा रहा है कि बारिश का मौसम खत्म होने के बाद यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इस वर्ष यहाँ पर यात्रियों का और श्रद्धालुओं का जो ग्रुप हमें मिला है, मई और जून में काफ़ी तादाद में यहाँ पर यात्री आए। बरसात में थोड़ा सा कम यात्री जरूर रही है, लेकिन विगत 1-2 दिनों से यहाँ पर यात्रियों का रस बढ़ता जा रहा है। हमें आशा है कि माँ गंगा की कृपा और चारों धामों की कृपा से यात्रियों का रुख दीपावली तक और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। द्वितीय चरण के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मानसून के बाद पुनः एक बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में आना शुरू हो गए हैं, और कुछ दिन को पहले इसकी हमने तैयारी बैठक भी वापस की थी, और उसमें यही निर्देश दिए थे सभी विभागों को कि जैसे वो पूर्व में अपने दायित्व निभा रहे थे, एक बार पुनः सभी अपने अपने दायित्वों को देखते हुए फील्ड में जाके दौरा करें, निरीक्षण करें, जहाँ कहीं भी कोई कमियाँ हैं उनको पूरा किया जाए। वहीं बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से चहल पहल नजर आ रही है। बारिश कम होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। यात्रा शुरू होने के बाद बद्रीनाथ धाम में अब तक 11.5 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। तो जहां लगातार बारिश रही, लेकिन बारिश जैसे ही कम हुई,
संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई बद्रीनाथ धाम में नजर आई। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लेवाना होटल अग्निकांड का हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संज्ञान दिया है। कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अफसरों की मिलीभगत के बिना अवैध निर्माण संभव नहीं, कोर्ट ने ये कहा है। और इस अवैध निर्माण के लिए केवल बिल्डर को दंडित करना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई पर LDA VC को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। और शैलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? कोर्ट की ओर से क्या कहा गया है, पूरी जानकारी दें। देखिए, निश्चित रूप से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और उसके पीछे वजह भी है। जिस तरह से इतना बड़ा अग्निकांड हो जाता है, कई लोग जगह दी जाती है, कई परिवार ऐसे में कुछ ऐसे जब मामले होते तो देखा गया कि कोर्ट संज्ञान लेता, और ऐसा ही इस केस में हुआ है जब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लेके जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने को कहा है और उसके सामने तल्ख टिप्पणी की है। अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाया और साफ तौर पर ये टिप्पणी में कहा है कि इस तरह के अगर अवैध निर्माण होते हैं तो अधिकारियों की मिलीभगत के बिना होना संभव नहीं दिखता है। दूसरी चीज, कोर्ट ने अब LDA VC को इस मामले में तलब किया है, कहा है 22 सितंबर को जब मामले की जो तारीख लगी है उसमें वो खुद आएंगे। और इसके अलावा अगर LDA की बात करें, फायर विभाग की बात करें, तो कई जानकारियां भी कोर्ट ने मांगी है जिनके साथ में इन लोगों को वहां पर जाना होगा। और उन जानकारियों में अगर प्रमुख रूप से बात करें तो जो अवैध निर्माण है उनके बारे में कि जो अवैध निर्माण है वो कैसे हैं, कहां पर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां पर फायर विभाग की NOC नहीं मिलनी चाहिए थी लेकिन वो फायर विभाग की NOC दे दी गई है, मानक के अनुसार कहां पर फायर की स्थिति में एग्जिट की व्यवस्था नहीं है लेकिन इसके बावजूद NOC मिल गई। तो ये सारी चीजें, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी बहुत ही तल्ख है और निश्चित रूप से जो कोर्ट का रुख है आने वाले दिनों में जो अधिकारी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ना लगभग तय मानिए। और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई भी होने की उम्मीद और ज्यादा बढ़ी है। कोर्ट ने एक बात और कही कि जब ऐसे मामले होते हैं तो LDA ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने लगता है, लेकिन बाद में जैसे ही लोग भूलने लगते हैं चीजों को वैसे ही इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। बिल्कुल, अब ये देखना होगा शैलेश कि कोर्ट की ओर से जो ये टिप्पणी की गई है उसके बाद अधिकारियों पर कब तक कार्रवाई होती है, क्योंकि साफ तौर पर कोर्ट ने कह दिया कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के ऐसा नहीं हो सकता है। शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए आपका। रानीखेत में भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहाँ कई सालों से मराठा समाज की ओर से गणेश महोत्सव मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाला गणेश महोत्सव का भव्य शोभा यात्रा के साथ समापन हुआ। देखिए किस तरीके से शोभा यात्रा में धूम नजर आई। गणेश चतुर्थी के दिन जिस तरीके से बप्पा को घर लाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और बिल्कुल उसी खुशी के साथ, उत्साह के साथ बप्पा को विदा किया जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी के रामनगर में 200 साल पुरानी जो तस्वीर है वो भी बदली हुई अब नजर आएगी, क्योंकि लगातार इस पर काम हो रहा है। और रामलीला में आज भी प्राचीन परंपराओं का पालन होता है। गंगा के दूसरे तट पर बसा रामनगर इन दिनों राममय है। वहां धर्म और आध्यात्म की गंगा बह रही है। इसके नाभि कुंड में अमृत बसता है, जिसके बल से रावण जीवता है। त्योहार का मौसम अब शुरू हो चुका है। ऐसे में पुरातन संस्कृति को संजोए वाराणसी के रामनगर की ऐतिहासिक रामलीला आज शुरू होगी। पहले दिन रावण जन्म से रामलीला की शुरुआत होगी और 31 दिन बाद इसका समापन होगा। रामनगर में रहने वाले हर किसी को रामलीला का इंतजार है। पूरे रामनगर में बिल्कुल उत्सव सा माहौल है और बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद हम लोगों को लग रहा है कि पुनर्जीवन मिलने जा रहा है। यह रामनगर में यह रामलीला अपने आप में बहुत महत्व रखता है और बहुत बेसब्री से वर्ष भर लोग इसका इंतजार करते हैं। निराशा तो सर बहुत थी, लेकिन अब चालू हो जा रही है तो मन में फिर से वही नया उल्लास। फिर से एक महीना रामनगर पूरा रामलीला मगन हो जाएगा पूरा। रामनगर की रामलीला जितनी ऐतिहासिक है उसमें भूमिका निभाने वाले कलाकार भी महत्वपूर्ण हैं। 1806 से शुरू हुई रामलीला में एक परिवार के सदस्य भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। हम लोगों को कि कोई चीज खोया हुआ
लगभग 3 वर्षों से 2 वर्ष रामलीला नहीं, बीच के अंतराल को जोड़ देंगे 3 वर्षों के बाद इस चतुर्थ वर्ष में यह अवसर प्रदान हुआ, तो ऐसा ही लगता है कि जैसे खोए हुए संपत्ति को हम पुनः प्राप्त कर लिए। 2 साल हम लोगों का बड़ा उदासीन मानसिकता में हम लोग रहे, चूँकि यह अवसर मिला तो फिर हम लोगों को प्रसन्नता हो गई। कोरोना काल में रामनगर की रामलीला पर प्रतिबंध लग गया था, लेकिन अब इस रामलीला का सबको इंतजार है कि कब पुरातन तस्वीर के दर्शन होंगे। पुश्तैनी जो लोग हैं वो इस पात्र को निभाते हैं, तो अपने आप में एक परंपरा को संजोए हुए रामनगर की रामलीला का मंचन एक बार फिर से होने वाला है और लोगों में उत्साह है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बड़ी खबर आपको बता दें तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती परीक्षा में धांधली के बाद अब उत्तराखंड शासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। पुलिस विभाग की सभी भर्तियां अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। 8 भर्तियों पर लगी रोक के बाद पुलिस विभाग की सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की होने वाली भर्तियों को संघ लोक सेवा आयोग के जरिए कराया जाएगा। UKSSC के जरिए कराई गई पुलिस विभाग की भर्तियों के परिणामों पर अभी संशय बरकरार है और पुलिस विभाग में पिछली भर्तियों के परिणामों पर भी शासन की ओर से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो पिछली जो भर्तियां हुई हैं उनके रिजल्ट को लेकर कोई एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। UKSSC भर्ती परीक्षा में धांधली के बाद शासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। पुलिस विभाग की सभी भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की भर्तियां UKPSC अब कराएगा। और चलिए फिलहाल विनोद इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, देखिए जैसे जैसे जो धांधली हो रही है उनमें खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद अब जो शासन है वो भी सतर्क हो गया है। रोजाना जो है नए नए फैसले अब देखने को मिल रहे हैं। ये भी बड़ा फैसला अब लिया गया है कि UKPSC की तरफ से जो आगे आने वाला एग्जाम है वो कराया जाएगा। क्या और जानकारी? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड शासन की तरफ से एक बड़ा फैसला है कि अब तक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन पेपर लीक मामले में जिस तरह से कार्रवाई हुई है और 8 भर्तियां रद्द कर दी गई हैं, उनको लेकर अब ये तैयारी की जा रही है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उन तमाम भर्तियों को कराएगा। और खासकर अगर बात करें हाल ही में जो पुलिस विभाग की जो भर्ती हुई थी जिसमें रैंकर्स थे और सब इंस्पेक्टर की भर्ती कराई थी, लेकिन अभी तक उनका परिणाम नहीं आया है, वो भी अधर में लटकी हुई थी और उनकी भर्ती भी अब लोक सेवा आयोग की तरफ से कराई जाएगी। क्योंकि लगातार STF की ओर से जो पेपर लीक मामला है, अब तक 35 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। 8 भर्तियां पूर्ण रूप से स्थगित राज्य सरकार की ओर से कर दी गई थी। युवाओं का भविष्य मझधार में है, तो उस तमाम बातों को देखते हुए राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब तमाम जितनी भर्ती अधर में लटकी हुई है, जिसमें रैंकर्स भर्ती है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, वन विभाग की भर्ती है, तमाम ऐसी 8 भर्तियां थी जो पेपर लीक के मामले के बाद तमाम भर्तियों को स्थगित करना पड़ा था। लेकिन अब ये तैयारी की जा रही है कि लोक सेवा आयोग इन तमाम भर्तियों को कराएगा। और हाल ही में जो एक रैंकर्स परीक्षा हुई थी, यानी पुलिस विभाग की रैंकर परीक्षा हुई थी, उसके परिणामों पर भी अभी संशय बरकरार है, क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ही वो परीक्षा कराई गई थी। और जिस तरह से तमाम दावे खुल रहे हैं कि पेपर लीक का मामला हो या तमाम नकल कराने के गिरोह के अलग अलग सदस्य गिरफ्तार होते जा रहे हैं, तो उन जो परीक्षा का परिणाम है उस पर भी अभी संशय का माहौल है कि आखिरकार उसको परिणाम को घोषित किया जाता है या वो कैंसिल किया जाता है, तो उस पर बरकरार है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड शासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियां स्थगित कर दी गई थी, अब जब ये फैसला लिया गया है तो उसके बाद जो छात्र हैं क्या वो संतुष्ट होते हैं? चलिए ठीक है विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है। शाम 4:30 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। समूह ग की परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग से कराने का फैसला संभव है। भू कानून की रिपोर्ट भी मंत्रिमंडल में पेश होगी। भू कानून की रिपोर्ट पर भी कैबिनेट बैठक में मोहर लग सकती है। तो शाम 4:30 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होनी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। समूह ग की परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग से कराने पर फैसला आज संभव है। तो भू कानून की रिपोर्ट पर कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा और बहुत मुमकिन है कि इस प्रस्ताव पर मोहर लग जाए। तो
ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी बैठक में। शाम 4:30 बजे सचिवालय में ये कैबिनेट बैठक होगी। और चलिए विनोद फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या जानकारी और बैठक को लेकर कौन से और ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है? बिल्कुल आयुषी, देखिए अभी इंतजार इस बात का है कि आखिरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसलों पर धामी सरकार अपनी मोहर लगाती है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिस तरह से पेपर भर्ती मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, तो तमाम युवाओं की नज़रें आज के कैबिनेट पर लटकी हुई है कि आखिरकार युवाओं के हित में कौन से ऐसे फैसले हैं जो आज धामी सरकार लेने जा रही है। आज 4:30 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक शुरू होगी और जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव की अगर बात करें तो समूह की जो भर्ती है उनको लोक सेवा आयोग की ओर से कराने का प्रस्ताव इस कैबिनेट में रखा जाएगा। और हाल ही में जो भू कानून की जो एक एक्सपर्ट कमेटी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को सौंप दी है, तो उस प्रस्ताव पर भी आज मोहर लग सकती है। और महिला आरक्षण के साथ साथ में पर्यटन हो, स्वास्थ्य हो और शिक्षा से संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आज धामी सरकार की मंत्रिमंडल में मोहर लग सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण इस बात यह है कि तमाम जितनी अब तक 8 भर्तियां रद्द कर दी गई थी, उनको लेकर भी प्रस्ताव आज कैबिनेट में लाया जा सकता है। यानी जो जितनी भी समूह की भर्ती होंगी उनका लोक सेवा आयोग से कराने का जो प्रस्ताव है आज कैबिनेट मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है। और इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, कई ऐसे विभागों की नियमावली में संशोधन है जो आज मंत्रिमंडल की कैबिनेट में उन पर विचार किया जाएगा। और 4:30 बजे ये सचिवालय में ये बैठक शुरू होगी। उसके बाद में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू के द्वारा तमाम महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में ब्रीफ कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें बनी हुई हैं भर्तियों को लेकर, क्या फैसला लिया जाता है बैठक में, देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 11 सितंबर तक पहाड़ पर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 4 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश हो सकती है, जिसमें नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ है। तो एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से पहाड़ों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। 11 सितंबर तक पहाड़ों पर बारिश होने की आशंका जताई गई है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां डंपिंग ग्राउंड ना हटाने पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी ने निगम और जीडीए पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दोनों विभागों को 1 माह के अंदर जुर्माना जमा करने के आदेश भी दिए गए हैं। 6 महीने के अंदर डंपिंग ग्राउंड हटाए जाने के आदेश दिए हैं। आदेश के बावजूद शक्तिखंड 4 से डंपिंग ग्राउंड ना हटाए जाने का मामला सामने आया है। तो देखिए, डंपिंग ग्राउंड न हटाने पर 200 करोड़ का जुर्माना लगा है। और शक्ति फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। शक्ति, क्या ये पूरा मामला था और क्या अब इस पर कार्रवाई की गई है? देखिए, जिस तरह से निगम की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी कूड़ा सड़कों पर ना आए, जो आवासीय कॉलोनी है उनमें डंपिंग ग्राउंड ना बने, उसी को लेते हुए जो कुछ लोग ही शिकायत करता हुआ एनजीटी में गए थे। और एनजीटी में जाने के बाद एनजीटी ने इसमें सख्त कदम उठाया है और जिसमें कि दोनों विभाग यानी कि नगर निगम और जीडीए पर 50 करोड़ और नगर निगम पर 150 करोड़, काफी बड़ा ये जुर्माना अमाउंट है और जल्द से जल्द इसे जमा करने के भी आदेश सुनाए हैं। कहीं ना कहीं हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी में तरह तरह की योजनाएं लाते हैं, लेकिन अगर कूड़ा निस्तारण की बात की जाए तो कहीं भी ठोस कदम कूड़ा निस्तारण के लिए नहीं उठाए जाते। जिसके बाद गंदगी का जो अंबार है वो देखने को मिलता है आवासीय कॉलोनियों में और सड़कों पर। तो उसी को देखते हुए जो एनजीटी है, एनजीटी ने इसमें आदेश जारी किया है और काफी बड़ा अमाउंट का जुर्माना इसमें लगाया गया है। जिसके बाद जो अधिकारी हैं, चलिए बिल्कुल, तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है और 6 महीने के अंदर इसे हटाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं एनजीटी की तरफ से। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए शक्ति। और चलिए इसी बीच गाजियाबाद से एक और बड़ी खबर आ रही है। 70 भवन मालिकों पर दर्ज होगा केस, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मालिकों ने पंजीकरण कराए बिना किराए पर दी है संपत्ति। व्यावसायिक संपत्तियों को किरायानामा पंजीकृत किए कराए बिना देना पड़ सकता है भारी। स्टाम्प विभाग ने संपत्तियों को पहचानना शुरू कर दिया है और स्टाम्प विभाग ने 104 भवनों को चिन्हित करके मालिकों को नोटिस भेज दिया है। 70 भवन मालिकों पर स्टाम्प विभाग में केस दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल गाजियाबाद से मिल रही है। 70 जो भवन मालिक है उन पर मामला दर्ज किया है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।